सबसे बड़ा दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को फिर जोड़ेंगे। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए तौसीफ खान साहब पश्चिम बंगाल से हमारे साथ एक बार जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ साहब, सबसे पहले आप ही से शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ बाकी लोग तो लगातार बने हुए हैं। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और अशोक वानखेड़े साहब वरिष्ठ पत्रकार बने हुए। तौसीफ साहब, जो अभी आंकड़न बन रहा है उसमें 203 के लगभग टीएमसी, जो कि नारा था बीजेपी का 200 का, लेकिन टीएमसी दिख रहा है उस पर, तो आंकड़ा अच्छा है उनके लिए। जहाँ तक टीएमसी की बात है, लेकिन एक बात है वो ये है कि नंदीग्राम में अगर शिकस्त हुई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया बीजेपी ने, क्योंकि हम साहब ये बिल्कुल तय है कि वहाँ पे वो हारेंगी। तो इस पर आपका जानना चाहूँगा रुझान कि आप एक तरफ तो पार्टी जीती, लेकिन उसका सेनापति हार जाए तो ये तो बेहद मुश्किल चीज़ है। नहीं, अभी और एक दो राउंड, अभी नेक्स्ट राउंड खुलेगा तो आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की भी जीत हो चुकी है। शायद अभी मुझे एक मैसेज आया कि लीड लिया जा चुका है ममता बनर्जी का नंदीग्राम में। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय ये है कि 2019 में जिस बंगाल की जनता ने लगभग 121 असेंबली सीट में बीजेपी को लीड दिया था, आज उसको वहां से गिरा करके 80 के करीब ले आई है। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये बीजेपी की दुष्ट नीतियों को, बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स को, नफरत की राजनीति को, झूठ प्रोपेगेंडा को बंगाल की जनता ने रिजेक्ट किया। और सिर्फ बंगाल की जनता ने नहीं, 5 राज्यों में आज चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। लगभग 4 जगह पे ये तय है कि बीजेपी कहीं भी नहीं है। एक असम का मामला है जहां पे रुझान दिखाया जा रहा है कि बीजेपी है। तो 5 में 4 राज्य बीजेपी हारती हुई दिख रही है। ये जो मोमेंट है, ये वाटरलू मोमेंट है। यहाँ से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि जनता परेशान है बीजेपी की दुष्ट नीतियों से, वो इनकॉम्पिटेंस से। चाहे वो ठीक है तौसीफ भाई, किसान का मुद्दा हो, चाहे वो ठीक है तौसीफ साहब, ऑफकोर्स तौसीफ साहब, आपका आकलन है, बिल्कुल आकलन है। आपका आकलन जो है वो बिल्कुल रखा जाना चाहिए और उसको सुना जाना चाहिए और गंभीरता से देखा जाना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले यही सवाल, आपका एग्जैक्ट यही सवाल उनसे पूछा था कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, मैं वहां पे मौजूद था 2019 के चुनाव में भी, और ये बात तब आई कि वो 117 से लगभग 121 सीटें बैठती हैं, जो अगर उनको ट्रांसलेट करें तो वहां पर से लेकर अब 84 पे आना, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑफकोर्स ये पॉइंट है जिस पे हम बात करना भी चाहेंगे। आपने कुछ नीतियों का जिक्र किया, लेकिन पुदुचेरी का भी जो आंकड़ा है उसमें जो गठबंधन है बीजेपी का, वो 8 के पास दिख रहा हो, कांग्रेस 4 के पास। तो पुदुचेरी और असम में तो 2 जगह ऐसा दिख रहा है। केरल में अगर खाता खुलता है 4 सीटों का, या अभी तक आकलन आ रहा है 3 सीटों का, तो एक बड़ी बात होगी केरल में। बहरहाल आपके सवाल को सीधे बगैर कोई लाग लपेट के जफर इस्लाम साहब के पास रखते हैं। जफर इस्लाम साहब, मैं आपको रोक रही हूं यहाँ पर, एक ब्रेकिंग न्यूज व्यूअर्स तक पहुंचा दे। प्रतीक, 5 राज्यों में मतगणना के दौरान जश्न मनाने पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीरज कुमार की खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को कोरोना के खतरे के बीच सड़क पर जश्न मनाने वालों पर फौरन कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और ये तस्वीरें भी देखिए जश्न की आ रही है टीएमसी की तरफ से, और जानकारी है कि ये तस्वीरें ममता बनर्जी के घर के बाहर की है, लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं उस पर अब इलेक्शन कमीशन सख्त है। और पहले भी जिस तरह से कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी इलेक्शन कमीशन पर और तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि अगर आप नहीं हालात को काबू कर पाए रैली के दौरान, और अब जब नतीजे आ रहे हैं तो क्यों ना आप पर सख्त कार्रवाई की, हत्या तक के केस लगाने की बात कोर्ट ने कही थी। और इधर 5 राज्यों में मतगणना के दौरान जश्न मनाने पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। नीरज कुमार की खबर है कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को कोरोना खतरे के बीच सड़कों पर जश्न मनाने वालों पर फौरन कार्रवाई करने के निर्देश है। आशिका हमारे साथ वहां से जुड़ी हैं जहां से ये टीएमसी के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। आशिका, बिल्कुल काली घाट में हूँ। यहाँ की तस्वीरें देखिए, हरे रंग का जो अबीर है, जो गुलाल है, वो उड़ रहा है, लोग नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, विजय जुलूस निकल रहा है। कईयों के चेहरे पे आपको मास्क भी नजर नहीं आएंगे। आपने मास्क नहीं पहना, मास्क नहीं पहना आपने, मास्क देखिए चुनाव आयोग ने कहा था कि आपको क्यों बात, जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ पर मैं जिस तरह भी आपको तस्वीर दिखाऊं, यहाँ कोलकाता पुलिस की टीम भी भारी संख्या में
मौजूद है लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, गली के मोड़ पर सुबह जहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था, हालांकि ये भी बात है कि बंगाल का ये जो चुनाव है टीएमसी के लिए भी एक उनके आशिका ये तस्वीरें दिखाते रहिए। और एक सवाल ये भी, ये वही टीएमसी के कार्यकर्ता या जश्न मनाने वाले समर्थक हैं जिनकी मुखिया ममता बनर्जी आखिरी के 3 चरणों को एक साथ कराने की बार बार अपील कर रही थी और उस अपील के तहत बार बार कोरोना संकट को बता रही थी। लेकिन प्रीति लेकिन ये बात सच है कि टीएमसी के ये कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता उल्लंघन कर रहे हैं, प्रोटोकॉल का कर रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी चाहिए और वो बात ये है कि जब हम बात करते हैं कोलकाता की तो हम ये बात मत भूलें संभल की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ना बात भूलें हम मुजफ्फरनगर की, जहां पे तस्वीरें ऐसी थी जो शायद बड़ी भयावह थी। तो जहां पे पंचायत चुनाव हो रहे थे वहां पे भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो चाहे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की मतगणना का दृश्य हो, चाहे ये कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ता हो। नीरज हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है इलेक्शन कमीशन के। नीरज, अगर ये बात हुई होगी कि 5 राज्यों में चुनाव के प्रोटोकॉल जहां तक कोरोना का है वो ब्रेक हुआ है, तो ये बात भी जरूर ध्यान रखी गई होगी कि उत्तर प्रदेश में काउंटिंग के बाहर कितनी जमा भीड़ है उसको भी ध्यान रखा गया होगा। नीरज। प्रतीक, देखिए जो जश्न की तस्वीरें आ रही हैं सामने, चुनाव आयोग ने निर्देश और आदेश जारी किया था कि कोई भी जश्न नहीं मनाएगा मतगणना के दौरान या मतगणना के बाद, लेकिन चुनाव आयोग के आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और चुनाव आयोग ने अभी 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा और ये आदेश दिया है कि जो कंसर्न्ड एसएचओ हैं, यानी जिनके पुलिस थाने के अंतर्गत ये पूरा मामला आया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को। लेकिन उत्तर प्रदेश के जमावड़े की जहां तक बात की प्रतीक, वो चुनाव आयोग के दायरे में नहीं आता। संवैधानिक संस्था राज्यों के स्तर पे होते, जिसका केंद्रीय चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं होता, तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होता है, जिसका कोई भी संपर्क नहीं होता मुख्य केंद्रीय चुनाव आयोग से। लेकिन जहां तक बात 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की है, तो वहां एसएचओ के खिलाफ सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया था उसकी धज्जियां उड़ते दिख रही हैं यहाँ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो हम देख ही रहे हैं केरल से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आ सकती हैं या आने की उम्मीद होगी। जी, नूपुर भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं। प्रतीक, नूपुर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास मैं जाऊं उससे पहले मैं अशोक वानखेड़े के पास जाना चाहती हूँ। जी अशोक वानखेड़े जी, वो पार्टी की मुखिया जो कहती रही कि अंतिम के चरण के चुनाव आप एक साथ करवा लीजिए, अब उन्हीं के समर्थक ऐसे कर रहे हैं जश्न के रुझानों पर ही। तो बताइए अब कौन क्या सुनेगा, किससे कहें? मतलब पहले तो आप इतनी संजीदगी दिखा रहे हैं और अब आप अपने समर्थकों को भी नहीं काबू कर पा रहे हैं। सवाल यही है कि जब विजय उन्माद होता है या जब रैली के सामने लोग दिखते हैं जनसागर, तो हमारे नेता भी थोड़े बहुत अपना दिमाग का संतुलन खो देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आज तो टीएमसी को सबसे पहले ये अपने वर्कर्स को बोलना चाहिए था कि आप घर से बाहर मत निकलिएगा। चुनाव जीत भी जाएंगे तो रास्ते पे निकल के कोई खास हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि समय वो नहीं है। बंगाल में हर दूसरा आदमी, कलकत्ता में हर दूसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। ऐसे में ये ममता दीदी का दायित्व बनता है और मुझे लगता है टीएमसी इसमें बुरी तरह से फेल हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने इसको बहुत अच्छी जो अभी जो इशू किया फिर से चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर, वो ऑर्डर इसीलिए है कि मद्रास हाईकोर्ट ने भी जब अपनी टिप्पणी दी, उस टिप्पणी से इलेक्शन कमीशन बहुत आहत हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी अपने जवाब में कहा कि नेता और पार्टियां सुनती नहीं तो क्या करें, ये उनकी गलतियां हैं। लेकिन नेता और पार्टियों को साधना इलेक्शन कमीशन का काम है। आज जैसा चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर दिया है वैसे ऑर्डर पहले भी होते तो लेकिन नुपुर बिल्कुल जी वानखेड़े साहब, नुपुर हमारे साथ मौजूद है। नुपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर पहले हमारे पैनल पे जो तौसीफ साहब बैठे हैं, तौसीफ साहब ने कहा, एक बात कही कि बीजेपी की दुष्ट नीतियों के चलते, उन्होंने बहुत इलाबोरेट किया कि दुष्ट नीतियों के चलते ये इस बार पश्चिम बंगाल के जो परिणाम आएंगे वो इसकी ओर इशारा करेंगे। उन्होंने पोलराइजेशन की राजनीति करी, जिसका मुंहतोड़ जवाब इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया है। नूपुर शर्मा, जी मैं एक बात स्पष्ट करूंगी कि दुष्ट नीतियां उनकी हैं जिनको 6 बारी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भली भांति खींचा और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ना कीजिए। दुष्ट नीतियां उनकी होती है जो आपकी आम जनता अगर एक लगा दे,
जो एक कहूंगी मैं, किसी तरीके से आप अभद्र नहीं मान सकते। और आपके मुख्यमंत्री उतर के कहते हैं मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। दुष्ट नीतियां वो होती हैं जिसमें बस बुआ भतीजा अपनी चिंता करे और बाकियों की ना करे। एक बुढ़िया माँ को बुरी तरीके से बेहाली से पीट पाट के शोभा मजुमदार जैसी माँ को मार दे और मुड़कर तक ना देखे। कृपया करके तौसीफ जी अब है नहीं शायद इस डिबेट पे, वो हमें दुष्ट नीतियां ना समझाएं। दूसरी बात मैं कहूंगी कि अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी। बिहार 2020 से मुझे अच्छी तरीके से याद है, अगले दिन चुनाव परिणाम क्लियर हुआ था। यहां तक कि दोपहर को 1-2 बजे तक तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन ने पीछे छोड़ दिया है। तो मैं इतना कहूंगी कि थोड़ा रुकने की जरूरत है। मुझे पता चल रहा है कि 80 सीटों में डिफरेंस अब टीएमसी और बीजेपी के अंदर अंतर केवल 1000 से कम वोटों का है। तो और तीसरी बात मैं जरूर कहूंगी, बिल्कुल वेट कर लेना चाहिए, लेकिन मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। हाँ, उसी जी जी, हाँ बोल दीजिए, इंपॉर्टेंट है। आप कुछ बोल दीजिए। प्रतीक जी, बहुत विचलित करने वाली बात है कि लोगों को कोरोना वायरस केवल भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में दिखता है, कोरोना वायरस केवल भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में दिखता है। अगर हाथरस में लाठीचार्ज करके पंचायत चुनाव में उमड़ी भीड़ को हटाया जा सकता है, तो भी एक अन्य चैनल पर बैठ के आई हूं मैं, तो टीएमसी के एक जिम्मेदार नेतागण कहती है कि नहीं होना चाहिए। आप लोग भी जो कल तक सुना रहे थे कि चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कर ले, सारा का सारा कोरोना वायरस ये जनसैलाब और उमड़ी रैलियों में उमड़ी भीड़ की वजह से हो रहा है, वो अलग बात है कि आप अपनी रैली और चुनाव प्रचार कैरी ऑन कर रहे थे। आज आप लोग बंगाल के अंदर, जबकि आज अखबार में ये न्यूज आई है, खबर आई है कि बंगाल के संक्रमण का दर बहुत चिंताजनक करने वाला है। तो मैं पूछना चाहती हूँ टीएमसी से कि अगर हाथरस के अंदर लाठीचार्ज करके अगर आप भीड़ को हटा सकते हैं तो आप बंगाल में क्यों नहीं कर सकते? कुछ दृश्य दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल आपकी बात ले ली मैंने, आपकी बात ले ली। बिल्कुल तौसीफ साहब मौजूद हैं और बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन तौसीफ साहब आसनसोल का ये जो दृश्य है, ये आसनसोल का है। आसनसोल का ये दृश्य है जिसमें पुलिस रोक रही है और कार्यकर्ता सुनने को तैयार नहीं है। और पश्चिम बंगाल का जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश की कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आयोजन या विजय जुलूस नहीं होगा। और यह आसनसोल का दृश्य कोरोना के मद्देनजर, उसके खतरे के मद्देनजर, उस विभीषिका को झेलता हुआ देश, उस पर ये चेहरे पर भी मास्क नहीं दिख रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। ये वो पश्चिम बंगाल है जिसमें ताबड़तोड़ रैलियों को कई बार सवालिया निशान उन पर किया गया। और उसके बाद अब आलम यह है कि जैसे जैसे रुझान साफ हो रहे हैं, टीएमसी की तस्वीर साफ हो रही है कि वो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है रुझानों के मुताबिक, तो फिर समर्थक अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और लेकिन इस ना रोक पाने में वो कितनी बड़ी मुसीबत को चुनौती दे रहे हैं। साहब मौजूद है, तौसीफ साहब की ओर रुख करना चाहिए। तौसीफ साहब ना मानना कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश को, ये तो अवमानना है। तौसीफ साहब नहीं, सही है। इलेक्शन कमीशन से जब ममता बनर्जी फरवरी महीने से रिक्वेस्ट करती रही कि कोरोना का टाइम है, आप 8 फेज के बजाय उसको घटा दीजिए, कम फेजेस में कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रैली होगा तो भीड़ में कोरोना फैलेगा, तब इलेक्शन कमीशन को पास में बीजेपी पहुंच गई। बीजेपी ने बोला कि नहीं, कोरोना हो चाहे ना हो, हमें तो 8 फेज में ही इलेक्शन करना है। इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की बात मान गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लगा कि जब बीजेपी के वर्कर आते हैं रैली में तो कोरोना नहीं फैलता है। खान जी, ये सोर्स बताइएगा कि बीजेपी के कहने पर इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर रही थी, ये ऐसे ही आप सिर्फ कह देंगे और लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम कालीघाट का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ आशिका जुड़ी हुई है। आशिका, ये तस्वीरें आसनसोल की और साथ ही कालीघाट से भी जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, वो वाकई में पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता बढ़ाने वाली है। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं और मैं चाहूंगी कि तौसीफ खान को भी आप ये तस्वीरें दिखाएं और उनसे पूछें कि अगर चुनाव एक साथ नहीं हो सकते थे तो ये जो आज हो रहा है ये कैसे हो रहा है। इस भीड़ में छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए गोद के बच्चे हैं, और इनको लेकर लोग यहाँ पर आए हैं, नाच गा रहे हैं, मास्क नहीं पहना है, डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं वो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। और पुलिस भी यहाँ पर खड़ी हो
जोश है या अज्ञानता है उस कोरोना वायरस को तौसीफ लेकर? साहब जवाब दीजिए। तौसीफ साहब से सवाल पूछा गया है। तौसीफ साहब से सवाल पूछा गया है। तौसीफ साहब से सवाल पूछा गया है। मैं स्क्रीन मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की बात सुन रहा हूँ। देखिए, हमें याद है मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला था कि उनके ऊपर में मर्डर का केस चलाना चाहिए, क्योंकि वो खामोश बैठे रहे, रैलियां पे रैलियां होती रही और वो खामोश बैठे रहे। हाँ, आज इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जीत की रैली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बीजेपी तो जीतने वाली है नहीं, तो जीत की रैली होनी नहीं चाहिए। फिर भी मैं इस बात से सहमत। अरे मौत तो अपनी आने वाली है तौसीफ भाई। अरे तौसीफ साहब, जीत टीएमसी की या बीजेपी की, लेकिन मौत किसकी? कार्यकर्ता की, हमारी और आपकी। इतना तो हमें समझ में आता ही है ना। ये मान लिया, चलिए आपने जो इल्जाम लगाया सिर माथे ले लिया, यही वजह है। आपके तर्क को ले लिया, आपके तर्क को तो सर माथे, लेकिन मैं वही आपके ही तर्क को सामने रख रहा हूँ। मौत किसकी होगी? प्रशासन किसको? सबसे पहली, अगर आपकी सरकार बनी तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? पहली प्रायोरिटी आप ही का तर्क की सारे फेजेस एक साथ करा लेने चाहिए। तौसीफ साहब, मैं मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले के मद्देनजर ही बोल रहा हूँ। मैं आपके तर्क को लेता हूँ, मैं तर्क को मना नहीं करता हूँ, आपके तर्क को ले रहा हूँ। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी 2 दिन पहले ही पार्शियल लॉकडाउन बंगाल में लगा दिया है। मॉल्स वगैरह पे और जो नॉन एसेंशियल जगह है उनको बंद करने का हुक्म है। एसेंशियल सर्विसेज, ग्रोसरी वगैरह खुले हैं। इतना सिर्फ कहना था कोरोना को लेकर के लॉकडाउन का तौसीफ साहब, आप बहुत मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तौसीफ साहब, सिर्फ इतना ही कहना था और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहिए। इसको बंद होना चाहिए। जब हम अपने इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करते हैं तो बस इतना ही कहना होता कि हाँ, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये नहीं ठीक है, जायज नहीं है, घर में ही हम खुश हो सकते हैं, इतना ही कहना। और उसमें कुछ नहीं, आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, मेरे हिसाब से तो और बढ़ेगी। अगर नहीं है तो आप इस पर जोड़ दीजिए, कुछ आप कहना चाहें तौसीफ भाई। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस बारे में ऑलरेडी पहले बात हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का तो दिया ही है उन लोगों ने ऑर्डर, वो ठीक है, लेकिन अपने लेवल पे बात हो चुका है कि लोगों को इस तरीके से सेलिब्रेशन नहीं करना है। Sure, why not? Why not? बोलिए, आप बोलिए, बिल्कुल सही बात है। प्रतीक जी, of course. प्रतीक जी, मैं 3 चीज कहना चाहूँ। प्रतीक जी, मैं आ सकती हूँ? मैं 3 चीज कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो पिछले साल जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वर्चुअल रैली शुरू करी थी तो 9 विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास पहुंच गए थे कहने के लिए कि डिजिटल कैंपेन क्यों हो रहा है, कृपया फिजिकल कैंपेन पे रोक ना लगाइए, इससे तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाएगा। ये भली भांति याद होगा आपको, 9 विपक्षी राजनीतिक दल पहुंच गए थे चुनाव आयोग के पास। अब ये चित भी मेरी और पद भी मेरी वाली राजनीति नहीं चलेगी कि ममता दीदी ने रैली करी तो वो कोरोना प्रूफ थी, वहां पे कोरोना महामारी नहीं थी। मोदी जी ने करी तो वहां महामारी थी। और अगर आप इस चीज को कह रहे हैं ये लॉकडाउन है, तो ये एसेंशियल सर्विस नहीं है। ये टीवी पे आके कह देना मुंह पोंछने जैसा हो जाएगा कि ये भैया वो तो हमारे को जश्न नहीं बनाने दे रही इलेक्शन कमीशन। आपके कोरोना महामारी का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, इसमें चुनाव आयोग की गलती नहीं, आपकी गलती है। ये एसेंशियल सर्विस नहीं है, ये आपके लॉकडाउन का फेलियर है। आपको इसको फिजिकली रोकना चाहिए। असम के रुझानों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, दृश्य क्यों नहीं दिख रहा? असम से भारतीय जनता पार्टी का ये तो यूपी यूपी के प्रशासन की भी ये गलती है, चूक हुई है कि अगर आप मतगणना के केंद्र के बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, ये भी गलती है और इसको भी कहना चाहिए, बराबर से कहना चाहिए। अब हटाने के निर्देश दिए गए। प्रतीक जी, मैं इसके बारे में भी कहूंगी, शुरुआत में भी कहा, इसीलिए प्रशासन लाठीचार्ज करवा रहा है कि क्राउड 1 मिनट लगता है, सिर्फ 1 मिनट चाहिए, सिर्फ 1 मिनट चाहिए कोरोना के वायरस या इन्फेक्शन को स्प्रेड होने के लिए। ओनली 1 मिनट यू नीडेड, ओनली 1 मिनट। और हजारों की संख्या में पंचायत मतगणना केंद्र के बाहर लोग इकट्ठा थे। तो जब अगर बात उधर कही जाए कलकत्ता में, तो बात यूपी में भी कही जाए बराबर से। एग्जैक्टली प्रतीक जी, इसीलिए प्रशासन तो एक्शन ले रहा है लाठीचार्ज का। जगह जगह मेरे पास वीडियोस आ रहे हैं, यहाँ पे लाठीचार्ज करवाएंगे क्या? ये तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चाहता नहीं कि टीएमसी सेलिब्रेट करे, इसलिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया। क्या मतलब है इस बात का?
बिल्कुल वानखेड़े साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। मैं आ रहा हूं, तौसीफ के पास आ रहा हूं जी। वानखेड़े साहब कुछ कहना चाह रहे थे। वानखेड़े साहब, कोरोना जैसे सीरियस मैटर पे जब राजनीतिज्ञ जैसी बातें ये दोनों स्पोक्स पर्सन कर रहे तो शर्म आ रही। पहले इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, पहले रैलीज में क्या किया, उसकी लाठी पीटते बैठेंगे कि अभी वर्तमान में जो हो रहा है, आज जो हो रहा है उसको रोकेंगे। ये तृणमूल कांग्रेस का अटर फेल्यूर है। उनके रैली में आए थे इसलिए हम ये करने दे रहे हैं। उनकी गलती की हमारी गलती जस्टिफाई नहीं हो सकती। जो गलती यार जबकि चीफ मिनिस्टर बनेगी तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हीं को आने वाली है। चीफ मिनिस्टर बनते ही सबसे पहला जो मुसीबत आएगी वो यही आएगी। और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर यूपी में कितना फेल्योर है। आपको लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। वो 1000 लोग आए कैसे? 1000 लोग क्या जमीन से उग गए क्या? कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। वो आने कैसे दिए? ये सारी बातें भी करनी होगी जी। अशोक वानखेड़े जी, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं और अब देखिए रुझानों के बाद ही उत्तर प्रदेश अशोक जी सीधे हैदराबाद का रुख करेंगे। अशोक जी सीधे शुरू हो चुके हैं। जानकारी आ रही है कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को बधाई दी है और साथ ही साथ कुछ ऐसे तल्ख बात भी कही है जो बीजेपी के खिलाफ जाती है, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है और उन्होंने कहा कि किस तरह से जो राजनीति हो रही थी उसकी एक करारी हार है। तो ये अब ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष है वो बीजेपी के खिलाफ इस पूरी जीत को अपने लिए देख रहा है। ये ममता बनर्जी की जीत नहीं देख रहा है, वो रुझानों के आधार पर ही। प्रीति ये तो बिल्कुल आगे है और आगे के जो चुनाव यूपी का इलेक्शन है वहां तक लकीरें खींची जाएंगी और आगे तक की चीजें हैं जी। ये तस्वीर है और वानखेड़े साहब भी मौजूद है, उससे हम चर्चा करेंगे कि इन चुनाव का, क्योंकि अभी बहुत लंबी चर्चा होनी है। तो ये इन चुनाव के मतलब के कितने मतलब आगे तक निकलेंगे, यूपी इलेक्शन से लेकर लोकसभा चुनाव तक तमाम बातें। लेकिन कोरोना का संकट सबसे बड़ा संकट है जिसको कि पूरे देश को और सेंटर को झेलना है। लेकिन मैं सीधे रुक करूंगा हैदराबाद की ओर रुकना करना चाहूंगा। अबे उपाध्याय हमारे साथ पहुंचे। अबे आपके पास जो जानकारी है वो मुझे शेयर करिए। अबे उपाध्याय, इलेक्शन हब से जी। पश्चिम बंगाल की तस्वीर तो यहाँ से इलेक्शन हब में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रही हैं और जो रुझान आ रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल की स्थिति तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से सरकार बना रही है। और बीजेपी को जो बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा था 200+ का, वो तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरकर सामने आ गई है बीजेपी। लेफ्ट और कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है। रही बात नंदीग्राम की, नंदीग्राम में लगातार लोगों की निगाहें बनी हुई हैं, पहले से भी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी जो आंकड़ा सामने आया है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ निगाहें नंदीग्राम पर बनी हुई हैं। नंदीग्राम में लगातार शुभेंदु अधिकारी की बढ़त बनी हुई है और वो अभी हम उसी जगह पर आते हैं जहां पर कि अभी ताज़ा अपडेट्स आ रहे हैं राहुल के पास। राहुल बताएंगे अभी क्या वहाँ स्थिति है और कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। राहुल, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और शुभेंदु अधिकारी कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, एक अंदाज़ा बताइए। अभी नंदीग्राम में 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और शुभेंदु जी अभी लीड पे चल रहे हैं। ये ठीक है। यदि हाँ, उसकी संख्या है अभी हमारे पास 7,287 वोट शुभेंदु जी को मिले हैं, जबकि ममता दीदी को 5,790 वोट मिले। इसका मतलब कि पहले राउंड से जो काउंटिंग चल रही थी और शुभेंदु अधिकारी ने जो बढ़त बनाई थी, ट्रेंड अभी वही कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन अभी बहुत सारे राउंड होने बाकी हैं और बहुत उम्मीद है कि ये तस्वीर बदलेगी। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के अपडेट में यही कुछ, पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है जिसमें टीएमसी आगे है, लेकिन नंदीग्राम का सस्पेंस बना हुआ है जी। और नंदीग्राम का सस्पेंस अगर बना रहता है अंत तक तो ये जबरदस्त होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी भी इसे अलग पर्सपेक्टिव में देख रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बंगाल में शुरुआती रुझानों में टीएमसी के बहुमत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर देखिए, उन्होंने शेयर की है। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को बधाई दी है और ये तस्वीर शेयर की है। हमारे साथ अजीत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, ऐसा लग रहा है कि टीएमसी की रुझानों में जीत दिख रही है तो विपक्ष पूरा ये समझ रहा है कि ये उनकी जीत है बीजेपी के खिलाफ और शायद इसी वजह से अखिलेश ने शेयर की है तस्वीर। देखिए बिल्कुल प्रीति, जिस तरह विपक्ष उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल, अखिलेश यादव हमेशा बीजेपी की मुखालफत करते हैं हर एक मुद्दे पे। तो अखिलेश यादव को भी ये लगता है कि अगर ममता बनर्जी वहां चुनाव जीत रही है, उनकी सरकार बना रही, तो कहीं ना कहीं ममता के सहारे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश अखिलेश यादव की और लगातार वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है और एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी को की है कि अभी भी विपक्ष मजबूत है और वो जीत रहा है। जी अजीत
जी अजीत, लेकिन जिस तरह से विपक्ष को एक करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि टीएमसी के जहां तक जो आंकड़े हैं वो तब्दील हुए, अगर बिल्कुल ट्रांसलेट हुए सीटों पर, तो एक बड़ी जीत की तरफ टीएमसी जाती हुई दिख रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे रिएक्शन लेना बनता है इस वक्त। जी नूपुर। प्रतीक जी, साफ सी बात तो मैं ये कहूंगी कि ममता बनर्जी अगर अभी के रुझान को सही मान लेंगे, अगर यही परिणाम है तो ममता बनर्जी जो हार रही है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा और उसके बाद उनका क्या होगा? और दूसरी बात जो आप कह रहे थे अखिलेश यादव जी की, तो मेरे हिसाब से अखिलेश यादव नूपुर को चिंता इस बात की है, नूपुर को चिंता इस बात की ज्यादा है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और बीजेपी का जो 100 का भी आंकड़ा नहीं छू पाएंगे उस पर तो परेशानी नहीं है नूपुर, जो 200 के पार की बात थी। जी प्रतीक जी, हाँ। उसमें भी आऊंगी, पहले एक चीज और कहूंगी। जहां तक अखिलेश यादव जी की खुशी की बात है तो मैं कहूंगी शायद अखिलेश यादव जी कहीं इस चीज के लिए तो खुश नहीं हो रहे कि कहीं मेरे चुराए हुए टैप अब कोई रिप्लेस करने आ गया, क्योंकि अगर इन आंकड़ों को ही मान लिया जाए तो आप तो जानती हैं ये तो बहुत सहज ही है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो थोड़ी वहां से जीत के आए थे, वो तो सांसद थे। तो किस तरह से चीजें हो जाती है आसानी से जब बहुमत मिल जाता है, तो आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं, हमने बाकी राज्यों में भी देखा है। इधर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, अजीत सिंह दे रहे हैं खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम और एसपी को काउंटिंग वाली जगहों पर हर हाल में कोरोना नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन लोगों पर कार्रवाई भी करने की बात कही है जो कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और मौजूदा हालात में अजीत, ये बहुत जरूरी है, अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हालात और ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल प्रीति, जो हालात पहले से वही एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, लिहाजा आज क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना हो रही है और कई जगह अगर आप देखें बिजनौर से लेकर एटा बुलंदशहर कई जिलों में जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली थी। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा फिरोजाबाद में, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाया और सभी डीएम, एसपी, पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि मतगणना केंद्र पर किसी भी कीमत पर भीड़ को एकत्रित न होने दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जो लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जी अजीत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभय उपाध्याय के पास वहां पहुंचूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा जिसका कि नूपुर उल्लेख कर रही थी कि अगर चुनाव ये परिणाम ये हुआ 15 के काउंटिंग के बाद, 15 राउंड की काउंटिंग के बाद चुनाव हार गई ममता बनर्जी, तो जहां पे ये बात पे तो मैं नूपुर की बात को सहमत हूं, नूपुर की इस बात पे सहमत हुआ जा सकता है कि टीएमसी का और वो तमाम पार्टियां जहां पे वन मैन शो होता है तो वहां की स्थिति कुछ और होती है। अगर आप वहां चुनाव हार गए तो उसके मतलब और है, बीजेपी में अगर आप चुनाव हार गए तो उसकी बात और है, वहां पे कैडर है। लेकिन अगर आप टीएमसी में चुनाव हार गए और दल आप टीएमसी जैसी पार्टी में, तो क्या स्थिति बनेगी और आपका प्रभाव क्षेत्र पर क्या बात होगी? ऑफकोर्स नूपुर में अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर तौसीफ से इसका जवाब लेंगे। जी नूपुर। प्रीति जी ने कहा कि आपको योगी आदित्यनाथ जी की बात करी। देखिए प्रीति जी, फर्क इतना है कि अब टीएमसी में बचा ही कौन है? प्रतीक जी ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, दूसरी चीज के हमारी तो कार्डर बेस्ड पार्टी है, लेकिन अब मैं जरा अशोक जी की बात पे आना चाहूंगी। अशोक जी इससे पहले काफी राजनीति कर रहे थे, आप भी दिखा रहे हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश का प्रशासन वहां पे एक्शन तो ले रहा है जहां पे फुल लॉकडाउन नहीं है। जहां फुल लॉकडाउन है वहां प्रशासन की एक्सेप्टेंस के साथ, अप्रूवल और परमिशन के साथ इस तरीके का उल्लंघन हो रहा है कोविड प्रोटोकॉल का। कृपया करके राजनीति ना करिए। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जा रहा है। असम के दृश्य नहीं दिखा रहे हैं कोई भी मीडिया हाउस वाले, लॉकडाउन के बावजूद जो चल रहा है सड़कों के ऊपर, और फिर भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा और फिर बड़ी बड़ी बात करता है कोरोना वायरस के बारे में, जबकि आज के अखबार में आया है कि संक्रमण का दर बहुत बढ़ गया है। पहले वानखेड़े साहब जवाब देंगे, फिर तौसीफ भाई। पहले वानखेड़े साहब जवाब देंगे, लेट हिम रिप्लाई। अशोक वानखेड़े साहब। और राजनीतिज्ञ नहीं हूं, राजनीति आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है, मुझे तो विश्लेषण करना है। मैं ये कह रहा था आपको कि लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज किससे हुआ, लाठीचार्ज लोगों पे दुनिया जानते हैं कैसे हुए, कांग्रेस के प्रति आगे चिल्लाने से वो हट तो नहीं जाएगा। 1000 लोग कांग्रेस के प्रति झुकाव है, आपके विश्लेषण का भी जो कांग्रेस के प्रति झुकाव है वो दुनिया जनता जनार्दन भली भांति जानती है।
आप बोलिए ना तौसीफ जी को कि ममता बनर्जी क्यों नहीं ऑर्डर देती है, लाठीचार्ज करवा दे वो भी आज, बोलिए ना, करवा दीजिए लाठीचार्ज भी, बोलिए ना। मैं आपका पोजीशन न्यूट्रल तब मानूंगी जब आप यहाँ पे तौसीफ जी से कहेंगे कि ममता दीदी इमीडिएटली ऑर्डर दे, आदेश दे कि लाठीचार्ज हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अशोक जी बोलिए, अशोक जी नूपुर नूपुर अशोक जी को बोले, अशोक जी को बोले। सबसे पहले मैंने कहा कि ये अटर फेल्योर है ममता बनर्जी के फ्रंट पे, ये टीएमसी का बहुत बड़ा फेल्योर है। आपने कहा, आपने कहा ये सबसे कहा, ये ऐसा नहीं कहा मैंने कि उनने अच्छा काम किया, ये तो उनका फेल्योर है ही। लेकिन जब दूसरी की तरफ हम तो यूपी को भी देखेंगे, हम तो अभी केरल में भी देखेंगे, हम तो तमिलनाडु में भी देखेंगे, हमारे यूपी बड़ा बराबर नहीं है, हमारे लिए कहा नूपुर, कहा नूपुर पहला सेंटेंस कहा, नूपुर पहला सेंटेंस उन्होंने यही कहा कि अटल फेल्योर है, कहा उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ये बात कहा उन्होंने, पहला सेंटेंस नूपुर बोला। मैं रीडिंग निकाल दूं, मैं नूपुर मुझे जो बात है कहनी थी कहा। अच्छा चलिए आप कह दिया, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए वानखेड़े साहब, आप कह दीजिए, वानखेड़े साहब आप कह दीजिए। पहली मैं कह रहा हूं, पहली परेशानी अगर जो भी सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में कोरोना है तो यू हैव टू डील। मैं चैनल पे मांग करता हूं कि ये इलेक्शन अभी रोका जाए, इसको काउंटरमैंड कर दिया जाए, क्योंकि ये विजय उत्सव हुआ है, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। मैं करता हूं मांगे, क्या ये मांग यूपी में होगी? तौसीफ साहब जवाब देंगे, तौसीफ साहब जवाब देंगे। नूपुर ने पूछा है, तौसीफ साहब जवाब देंगे। नूपुर ने पूछा है, तौसीफ साहब जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले हैदराबाद जाना चाहूंगा, जो पीछे पुदुचेरी में, केरल में और तमिलनाडु में चुनाव हुए उसका एक विश्लेषण हमारे अभय मौजूद है हमारे नेशनल हब में। देन आई एम कमिंग टू तौसीफ। तौसीफ भाई मैं आता हूं, आप वेट करिए जी। प्रतीक, पश्चिम बंगाल में तो अब हालात ये हो गए हैं कि पूरी तस्वीर साफ हो गई है, जीतेगा कौन ये भी दिख रहा है सामने, लेकिन राजा जीतता है कि नहीं इसकी लड़ाई वहाँ बाकी। तो सियासी बिसात पर वहाँ पर ये तो अभी ये जो सस्पेंस है वो बना हुआ है। लेकिन दक्षिण में स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। केरल में एलडीएफ इतिहास रचने की ओर अग्रसर है, वहाँ दूसरी बार लगातार वो सत्ता में आ रही है। तमिलनाडु में भी स्थिति साफ हो चुकी है, तकरीबन डीएमके को इस बार मौका मिलने जा रहा है। लेकिन इसमें जो एक बात निकल कर सामने आ रही है केरल से, केरल में 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी थोड़ी देर पहले, अब वो सीटें सिमट कर आ गई हैं एक पर, जहां ई श्रीधरन पलक्कड़ से आगे चल रहे हैं। जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है केरल में, नेमम, वहीं से सबसे पहली बार 2016 में वो राजगोपाल जीते थे, लेकिन इस बार वहाँ से उनके कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ी निराशाजनक खबर है। वहाँ से कांग्रेस के लिए भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, तमिलनाडु और कांग्रेस से केरल से। केरल में भी उसकी स्थिति ठीक नहीं है, यूडीएफ के साथ ही वो सत्ता से बाहर है, और तमिलनाडु में डीएमके के साथ हालांकि उसकी सीटें दोनों इस गठबंधन की आगे हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस को 11 सीटों पर अभी बढ़त मिल रही है। तो ये है दक्षिण में तमिलनाडु और केरल की अभी तक की स्थिति। जी तौसीफ साहब आपको कुछ बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा जी ने कुछ पूछा, उसको जवाब देना है जहां तक। और मैं बात क्लियर कर दूं कि वानखेड़े साहब ने, नूपुर ये बोला था, पहला सेंटेंस ही वहीं से स्टार्ट किया था उन्होंने, और ये रिकॉर्ड पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वानखेड़े साहब ने बोला था ना। तौसीफ साहब जवाब दीजिए। नूपुर ने पूछा कि तौसीफ साहब इस बात को कहें जी। देखिए, मुझे याद नहीं कि नूपुर जी ने क्या सवाल पूछा था, लेकिन आज के दिन सवाल ये पूछा कि आप कड़े निर्देश, आप कड़े निर्देश दीजिए जी। नहीं, बिल्कुल निर्देश तो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट से है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी, पुलिस प्रशासन चाहेगी कि ये कोरोना को ध्यान रखते हुए लोग गैदरिंग ना करें, कोई बड़े पैमाने पे कोई रैली नहीं निकलेगा। ये पार्टी डिसीजन हम लोग सुनते आए हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन का आया था डायरेक्शन, तो पार्टी की तरफ से ये डायरेक्शन रहा है कि कोई प्रोसेशन, कोई रैली, कोई जीत का जश्न उस तरीके से नहीं मनाया जाएगा। अब कहीं पे कोई छुटपुट घटना हो रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत रखता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात आज ये है बीजेपी के लिए कि उनके पास में कोई मुंह नहीं है कोई सवाल पूछने का, क्योंकि उन्हें बंगाल की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्हें यह सोचना है कि जो नुकसान उन्होंने भी दिल्ली की सरकार रहते हुए कर दिया कोरोना का, उसकी भरपाई कैसे की जाए।
एक ही तरीका है कि नरेंद्र मोदी जी रिजाइन कर दें, नरेंद्र मोदी जी रिजाइन कर दें, कोई और जो कॉम्पिटेंट लोग हो वो आकर के देश को चलाए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हर कोई का स्किल सेट अलग होता है। नरेंद्र मोदी जी का स्किल सेट है, वो बहुत अच्छे प्रचारक है, वो देखिए कहीं भी जाते हैं महफिल को सजा देते हैं, बीजेपी का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन देश को चलाना अलग बात होता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य अलग होता है। वो कोई और एलिजिबल है, केपेबल है, उनको ले आए। इनको सुनाई नहीं दे रहा शायद। नूपुर शर्मा, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, एक्शन कहाँ है? ऑर्डर दे दिया और बैठ गए घरों के अंदर, यही तो मैं पूछ रही हूँ। जैसे वानखेड़े जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन की विफलता है, हालांकि वहां लाठीचार्ज हो रहा है भीड़ को हटाने के लिए, और ये इक्का दुक्का नहीं है। आपके सामने टीवी नहीं है, जरा खोल के देखिएगा, सौयों हजारों लोगों की तादाद में बिना मास्क पहने हुए होली खेलते हुए लोग कोई भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक्शन कहाँ ले रही है आपकी सरकार वेस्ट बंगाल में? और दूसरी बात, अगर आप केंद्र सरकार की विफलता मानते हैं तो जो सड़कों पे आज बंगाल में लॉकडाउन के बावजूद हो रहा है वो आपकी सफलता मान रहे हैं आप, जबकि आज ही आया है कि ये संक्रमण वेस्ट बंगाल में ऐसा फैल रहा है कि संभले ना संभलेगा ये। इसको आप अपनी सफलता मान रहे हैं तो बता दीजिए। जो आज चल रहा है कि आप एक्शन भी नहीं ले रहे, ये ममता दीदी की सफलता है। और ये भी सवाल 8 फेज में बीजेपी के कहने पे 1 महीने से ज्यादा बंगाल में रैली किया गया, 1 महीने से ज्यादा इलेक्शन करवाया गया, सिर्फ बीजेपी के कहने पे। बीजेपी ने ऑफिशियली आकर के विरोध किया था इलेक्शन कमीशन के सामने। तृणमूल ने बोला कि आप इसको घटा दो, लेकिन बीजेपी ने उसको ऑफिशियली उसको मना किया। इलेक्शन कमीशन के सामने बीजेपी ने आकर के ऑब्जेक्शन किया। मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ। ऑफकोर्स दोनों तौसीफ साहब, बिल्कुल इलेक्शन चल रहे थे और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंस्टीट्यूशन है, उसके तहत उस पर आप सवाल पूछ रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ये बिल्कुल मालूम है, इलेक्शन के जब चल रहे थे उसी दरमियान आपने ये सवाल उठाया था। बिल्कुल ये सवाल है, मैं आगे रखूंगा, लेकिन सीधे रुख करूंगा हैदराबाद की तरफ, जहां पे हमारे सहयोगी अभय मौजूद हैं एक नए अपडेट के साथ। अभय जी प्रतीक, पश्चिम बंगाल से हमें 2 रिजल्ट मिले हैं अभी। सिलीगुड़ी से बहुत बड़ी खबर है, जहां बीजेपी के शंकर घोष जीत गए हैं। कुछ दिनों पहले ही लेफ्ट छोड़कर इसमें आए थे, अशोक भट्टाचार्य के राइट हैंड माने जाते हैं, तो ये एक उनको बीजेपी का खाता खुला है पश्चिम बंगाल में। साथ ही साथ नौहाटी से टीएमसी के पार्थो भौमिक जीत गए हैं। तो ये 2 अपडेट्स है हमारी पास से। एक बड़ी खबर सिलीगुड़ी की वही है, जहां बीजेपी से शंकर घोष विजयी घोषित हुए हैं। जी, शंकर घोष लेफ्ट में थे और लंबे समय तक वहां पे रहे, और वहां से उन्होंने फिर बीजेपी की ओर रुख किया और उन्होंने एक बड़े कद्दावर नेता को वहां से सिलीगुड़ी से हराया। तो 2 सीटों को आपने अपडेट किया। जी, नूपुर कुछ कहना चाह रहे थे, उससे पहले हम एक बार अपडेट के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं अशोक वानखेड़े जी, उनके पास आना चाहेंगे। अशोक वानखेड़े जी अपनी बात रखिए, तो उसके बाद नूपुर एंड देन टीएमसी। नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये हम बात आज से नहीं कई सालों से सुनते आ रहे हैं। जब यूपीए की सरकार होती है या नॉन बीजेपी सरकार होती है, तब भी इलेक्शन कमीशन का उपयोग केंद्र सरकार करती आ रही है। ये सब ये कहने की बातें होती है कि ऑटोनोमस बॉडी है, ये आप और हम सब जानते हैं कौन कैसा ऑटोनोमस होता है। एक सेशन आया जिसका जिक्र हाईकोर्ट के नोटिंग में भी है। इस सेशन जैसा फिर उसके बाद कोई इलेक्शन कमिश्नर आया नहीं जिसने डंडे के भरोसे इलेक्शन कमीशन के कानून लागू किए होंगे। आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हम इस पे राजनीति कर रहे हैं, उसने तू मैं कर रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना का आंकड़ा कम हो रहा है? क्या मरने वालों का आंकड़ा कम हो रहा है? ऑक्सीजन नहीं है इसलिए लोग मर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है? सत्ता में कोई भी हो, राज्य सरकारी किसकी भी हो, केंद्र सरकार में कोई भी हो, लेकिन इस देश की जनता तो मर रही है। इसलिए आप तू मैं ना करें। अभी जैसा नुपुर ने कहा कि वहां लाठीचार्ज हुआ, बोला बिल्कुल ठीक है, लाठीचार्ज हुआ, ऐसा लाठीचार्ज यहाँ भी होना चाहिए। वहां लोग कैसे आए इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 1000 लोग इकट्ठा ही कैसे होते हैं, यहाँ भी लोग कैसे इकट्ठा हो गए इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन लोगों की जान बचानी चाहिए। अब इसमें तुम्हारे मेरे यहाँ लाठीचार्ज हो गया इसलिए वो जस्टिफाई करते, वो भी नहीं है, और उनके यहाँ वो चुनाव हार रहे हैं, हम जीत रहे इसलिए
इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा कि तुम ये मत करो, ये भी गलत है। नुपुर, ये बात तो सही है। अशोक वानखेड़े जी जो बात कह रहे हैं ये बहुत अपने आप में वाजिब है। वो ये कह रहे हैं कि बजाय कि हम ये देखें कि मौजूदा समय में ये कौन कर रहा है, बिल्कुल गलत है तस्वीरें, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले भी जो हुआ उन्हें भी आंख मूंद कर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से इतना भयानक वेस्ट बंगाल में फैला है। अभी की तस्वीरें तो गलत है ही। ये कार्यवाही टीवी पे दिखनी चाहिए, ये कार्यवाही टीवी पे दिखनी चाहिए ताकि बाकी लोग इससे सबक लें। से जवाब ले लेते हैं। हुए पुलिस दिखता है तो लोग सबक ले शायद। ठीक है वानखेड़े जी। हाँ नुपुर, क्योंकि तौसीफ जी ने भी कुछ बात कही, वानखेड़े जी ने भी कही, तो ये मैं शुरुआती दर से कह रही हूँ कि कोरोना का संक्रमण सिर्फ बीजेपी की रैली में फैल रहा है, प्रचार में फैल रहा है और अन्य राजनीतिक दलों में नहीं फैल रहा, सिर्फ यूपी के पंचायती चुनाव में उमड़ी भीड़ में फैल रहा है और टीएमसी में जहां लॉकडाउन लगा हुआ है वेस्ट बंगाल में, वहां पे ये जो सेलिब्रेशन चल रही है वहां नहीं फैल रहा। ये भी सही आर्गुमेंट नहीं है। तो अगर मैं पूछती हूँ कि प्रशासन तब फेल होता है जबकि कुछ निर्णय नहीं ले पाता कड़े, तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ जनाब, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश वहां पे भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए एक्शन ले सकती है तो वेस्ट बंगाल की सरकार भी ले सकती है और नहीं ले रही है। या आपके सामने सुबह से चलता आ रहा है तमाशा। अब दूसरी बात, अगर यही आर्गुमेंट करना है कि रैली वर्सेस रैली और प्रचार कितना किया, तो मोदी जी ने तो 17 अप्रैल तक केवल 18 रैलियां करी थी और वहीं पे ममता बनर्जी ने 112 रैलियां करी थी। तो अगर आपको इसी आर्गुमेंट पे आना है तौसीफ जी, तो इसका जवाब दे दीजिए कि 112 रैलियां कोरोना प्रूफ थी और 18 रैलियों में कोरोना फैल रहा था। ये बेतर्क, ये बेतुकी और ये बिल्कुल विदाउट तर्क की बात नहीं चल सकती है। आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, टीवी पे मुंह पोंछने वाली बात कर रहे हैं। नूपुर जी आपके पास इतने लोग थे, कैबिनेट थी, इतने नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उनके पास ले दे के बस एक ही नेता थी तो उनको 112 करनी पड़ी। यही बात तौसीफ कहेंगे गलत? तौसीफ आप जवाब दीजिए, नूपुर ने पूछा है। देखिए प्रधानमंत्री ने रैली नहीं करी। देखिए हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जो दिल्ली में जो हम भारत सरकार चला रहे हैं, वो पार्ट टाइम सरकार चला रहे, क्योंकि वो पूरे 5 स्टेट में बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, तो वो दिन भर रहते नहीं। यही फैक्ट है, वरना हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, हमारे पास में वैक्सीनेशन की कमी नहीं होती। ये दुष्ट नीतियों का कारण है। जो ड्रग हमें भारत में रखना चाहिए था अपने लिए, वो उन्होंने एक्सपोर्ट करवा दिया। मुझे जब उन्हें पता पश्चिम बंगाल की तस्वीर बताइएगा तौसीफ खान साहब, पश्चिम बंगाल की तस्वीर बताइएगा, ऑक्सीजन प्लांट्स की तस्वीर वहां की भी बताइएगा मुझे, और अस्पतालों की कंडीशन भी बताइएगा। मुख्यमंत्री को चोट लगती है, इलाज के लिए कितनी किलोमीटर आना पड़ता है? तौसीफ खान मुझे डाटा बताइएगा। मुख्यमंत्री ने डिसाइड किया कि नंदीग्राम पे उन्हें चोट लगी है, हमला हुआ है, उनके एडवाइजर्स हैं, उन्होंने बोला कि नंदीग्राम में रहना सेफ नहीं है, आप वापस कलकत्ता चलिए। छुपना अच्छा नहीं लगता, नंदीग्राम अच्छा नहीं लगता, नंदीग्राम एक छुपना अच्छा नहीं लगता तौसीफ खान, छुपना अच्छा नहीं लगता। कलकत्ता एक मेट्रोपॉलिटन एरिया आज के डेट में, और हम ये तर्क देते हैं पश्चिम बंगाल जो सोचता है, और हम ये तर्क देते हैं पूरे देश में, ये तर्क देते हैं पश्चिम बंगाल जो आज सोचता है पूरा मुल्क कल सोचता है। तो अगर आप उतने किलोमीटर, 125 किलोमीटर के बीच में कहीं कोई स्टॉपेज हॉस्पिटल का नहीं दे पाए, तो आप सोचिएगा, खुद ही आंकड़ा सोचिएगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क, वो प्रदेश भली बात समझता है। वो 3 थे तब इस तर्क यही बनता है, वो 3 थे और 77 पे दिख रहे हैं। ये भी तर्क अपने आप में बहुत काफी है तौसीफ भाई, सोचने के लिए काफी है। वो 3 से 77, और ये मुझे बताइएगा फीसदी कितना हुआ? आपको जरूर बताइएगा। प्रीति कुछ बोलना चाह रही, प्रीति कुछ बोलना चाह रही। तौसीफ ये बात सकते हैं, वो 3 से 77 पहुंचे। अब आप 2019 को कर लीजिए कि वो 121 सीटों का आंकड़ा लगा रहे थे, वो आप भी कह रहे थे कि दोनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने निपटने के लिए तैयारियों पर हाई लेवल बैठक की, और इस बैठक में कोरोना से जुड़ी तैयारियों और मेडिकल स्टाफ बढ़ाने और साथ ही कोरोना के इलाज में तैनाती करने पर चर्चा की है कि किस तरह से लोगों को बढ़ाया जाए, हेल्थ सेक्टर में कैसे इजाफा किया जाए। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मेडिकल और नर्सिंग के छात्रों को भी तुरंत कोरोना के इलाज में तैनात किया जाए, जिसका खाका कल तक सामने आएगा। बैठक में नीट की परीक्षा में देरी पर भी चर्चा हुई है और बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मेडिकल के जो छात्र
कोविड ड्यूटी में लगाए जाएंगे, बाद में उनको सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी। अमिताभ, लगातार कहा जा रहा था कि हेल्थ में अब बहुत ही बड़े पैमाने पर चाहिए, लोगों की जरूरत है, ऐसे में ये महत्वपूर्ण फैसले हो जाने चाहिए जल्द से जल्द। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री ने इस बैठक में, क्योंकि मानव संसाधन जिसे कहते हैं, जो जिसे कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, वो उन लोगों की कमी हो रही थी। इस बार अनप्रेसिडेंटेड फैली है बीमारी कोरोना। दिल्ली से लेकर बड़े शहरों को छोड़ा जाए तो कस्बों गांव तक फैल रही है। लोगों वर्कर नहीं है, हेल्थ वर्कर नहीं है लोगों के पास काम करने के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई थी। इसमें 4-5 फैसले लिए गए हैं। इसमें नीट परीक्षाओं को पोस्टपोन करके जो भी पास आउट होने वाले हैं इस बार स्टूडेंट्स, उनको इस काम में लगाने की बात की गई है। और साथ ही साथ जो फाइनल ईयर MBBS और नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनको इस काम में लगाया जाए, ताकि इसमें लोगों को मदद मिल सके, ऑगमेंट किया जा सके ह्यूमन रिसोर्स को, कोरोना वॉरियर्स और ज़्यादा संख्या में सामने आ सके जो ट्रेंड हैं, जिन्हें पता है क्या करना है। पहले भी एक सर्विसमैन की सर्विसेज के लिए भारत सरकार कह चुकी है कि उनकी सेवाएं ली जाएंगी, और भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस काम में जो भी MBBS का स्टूडेंट जो पास आउट कर रहा है, जो नर्सिंग के स्टूडेंट जुड़ेंगे, उनको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात सरकार ने तय की है, ये सरकारी सूत्र बता रहे हैं प्रतीक। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की संख्या भी बढ़ने वाली है जल्दी। जी अमिताभ, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस अहम बैठक से कुछ और क्या विश्लेषण हो सकता है, निश्चित तौर से आप हमें अपडेट करेंगे, आगे भी अपडेट करेंगे। और मेडिकल स्टाफ कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रेशर जो है उसको ईज डाउन किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत बड़ा प्रश्न इस वक्त देश के सामने, मुल्क के सामने खड़ा है। बहरहाल चुनाव 5 राज्यों के, उनके नतीजे, और उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा जो है बहुत जल्द खत्म होकर दूसरी चर्चा जो अहम समस्या है उसकी तरफ केंद्रित होगी। लेकिन तौसीफ कुछ कहना चाह रहे थे। तौसीफ, आप अपने 20 सेकंड में कंप्लीट करिए, सो दैट कि नूपुर कुछ अपनी बात ऐड करना चाह रही थी। तौसीफ, अपनी बात पूरी कह लीजिए। पहली बात तो ये कि ये कहना कि 3 से 77 पहुंची है बीजेपी, ये गलत है, क्योंकि 2019 में वो 120-121 सीट पे पहुंच चुकी थी, लीड था उन्हें। तो आज का जो रिजल्ट है वो ऐसा है कि बीजेपी 121 से 77 में पहुंची है, उनका डाउन हुआ है, उनको बीजेपी बंगाल ने रिजेक्ट किया है। दूसरी बात कि ये जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री की, ममता बनर्जी ने, आपने सही बात बोला कि बंगाल जो आज सोचता है सारा देश कल सोचता है। ममता बनर्जी ने फरवरी महीने में ये डिमांड किया था कि स्टेट को ये अलाउ किया जाए, बंगाल को अलाउ किया जाए कि वो डायरेक्टली वैक्सीनेशन परचेज करे। उस समय दिल्ली सरकार ने, मोदी सरकार ने मना कर दिया था। आखिरकार कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने ये अलाउ किया है कि स्टेट जो है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर सकती है वैक्सीनेशन का। और ममता सरकार ने बहुत पहले ही, लगभग आज से 10 दिन पहले ही डिमांड रखा हुआ है कि हमारे संक्रमण फैलने वाला है बंगाल में, उसको टैकल करने के लिए एडवांस में हमें वैक्सीनेशन दीजिए, एडवांस में हमें ऑक्सीजन दीजिए। और ये सारी जो कदम उठाने चाहिए प्रोएक्टिव तरीके से, बंगाल गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी ने प्रोएक्टिव तरीके से अपने कदम उठाए हैं, जबकि मोदी सरकार रिएक्टिव तरीके से, वो रिएक्शन में आकर के करती है, वो प्रोएक्टिव नहीं है, जो कि फेलियर है। एक अच्छा गवर्नेंस, तौसीफ भाई, नूपुर जवाब देंगी। तौसीफ नूपुर जवाब देंगी। मैंने जो तर्क दिया था वो इस आधार पे दिया था, और ये बात मैंने तब इस बात पे कही थी आपकी कि मुख्यमंत्री को चोट लगती है तो 125 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, और स्वास्थ्य जो है राज्य का सब्जेक्ट है, ये मैंने कहा था। और जब आप प्रगति की बात कहते हैं, जब आप प्रोग्रेस की बात कहते हैं, आपके हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो उस तर्क पे मैंने ये बात रखी थी। और अगर आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव से कंपेयर करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है 120-121 का आंकड़ा पड़ता है यहाँ पर। अब वो आंकड़ा रुझानों में छू लिया है टीएमसी ने। 211 2016 के चुनाव में जिस आंकड़े के साथ टीएमसी की, ममता बनर्जी की सरकार बनाई गई थी, रुझानों में वो आंकड़ा इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर टीएमसी ने 211 का आंकड़ा छू लिया है। पिछली बार 2016 में भी 211 सीटों के साथ सरकार बनाई थी टीएमसी ने, और ये वो आंकड़ा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि टीएमसी हिस्ट्री रिपीट कर रही है। हालांकि बीजेपी के लिए बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है, लेकिन 3 से 76 और टीएमसी के लिए वो आंकड़ा जो एग्जैक्ट 2016 का था। प्रतीक, अपने आप में बहुत अहम है। राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब ये सिर्फ एक अभी काउंटिंग प्रोग्रेस में है, तो आने दीजिए, पूरे रिजल्ट आने दीजिए, निश्चित तौर से बात करेंगे। और ये कांग्रेस और लेफ्ट को रिप्लेस करा है बीजेपी ने, और ये आंकड़ा भी अपने आप में
बेहतर है। जी नूपुर कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो जो हमारे प्रधानमंत्री को पार्ट टाइम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जरा वो ये तो चेक कर ले कि उनकी मुख्यमंत्री चुनावी रैली के चलते, प्रचार के चलते आदरणीय प्रधानमंत्री और बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग मिस कर जाती है। एकमात्र मुख्यमंत्री थी जो नहीं थी वहां पे मौजूद बैठक के अंदर, इतनी सीरियसली प्रचार कर रही थी, कोरोना को लेके कोई सीरियसनेस नहीं थी। और कृपया करके कौशिक जी यहाँ कुछ बोलने से पहले अपनी सरकार से तो पूछ लेते। 26 अप्रैल को वेस्ट बंगाल के अफसर ने, मैं न्यूज आर्टिकल दिखा रही हूँ आपको, बड़े अखबार में छपाए, 26 अप्रैल को वेस्ट बंगाल के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ममता दीदी के साथ बैठक के बाद बोलते हैं नो क्राइसिस ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन इन वेस्ट बंगाल। आपको ये बात ही नहीं पता, या तो वो सरकार झूठ बोल रही है या ममता दीदी झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। अब रही वैक्सीनेशन की बात, देखिए टीएमसी के नेता सदीकुल्ला चौधरी जब वैक्सीनेशन टीके से भरी हुई ट्रक को रास्ते में रोक देंगे तो आपको लगता है कि आप ढंग से टीकाकरण कर पाएंगे क्या? अब तो हमने खोल दी है, अब आप क्यों रो रहे हैं? जाके नेगोशिएट करिए, अपना टीकाकरण चालू कीजिए। जरूर ये देख लीजिएगा कि आपके जो गुंडे टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं पर टेम्पू कालाबाजारी ना करे। नहीं नूपुर शब्दों से परहेज करना चाहिए। नूपुर शब्दों से परहेज करना चाहिए, शब्दों से परहेज करना चाहिए। जैसे मैंने दुष्ट शब्द पे परहेज किया था और जब टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो उनको टोका था, मैं भी दुष्ट, और आपके भी गुंडे वाले शब्द पे, गुंडे वाले शब्द को परहेज करना चाहिए। गुंडे वाले शब्द को आपको ट्रक वाले पे नहीं कहा मैंने, ट्रक रोकने वाले पे नहीं कहा, और वो एक्ट गुंडा, और वो एक्ट गुंडा ही वाला ही है। अगर कोई वैक्सीनेशन के ट्रक को रोकता है तो वो गुंडा ही है, मैं मान रहा हूं वो गुंडाई है, लेकिन पार्टी के साथ वो शब्द का इस्तेमाल करना परहेज करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, और एक उसकी गरिमा है उसको बचा के रखना चाहिए। वक्त है छोड़ के ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। जी आ रहा हूं मैं, आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस।